सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। कुछ कहानियाँ अनसुनी होती है, कुछ कहानियाँ सुनी होकर भी अनजान होती है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे रहस्यमय स्मारक जो आज भी अपने रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए, यह स्मारक आपको दिखा रहे हैं। और आज का यह जो वीडियो है वह उन्हीं में से एक है, मतलब रहस्यमय है, क्योंकि यह जो वीडियो है यह महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के गगनबावडा नाम का मंडल है। यहाँ पर पलसांबे नाम का जो गांव है, इस पलसांबे नाम के गांव में जो मोनोलिथिक गुफाएं हैं जिन्हें एकाश्म कहा जाता है, यह जो गुफाएं हैं यह आज भी रहस्य बनकर है। और यहाँ पर की इन गुफाओं के प्रति लोगों में बहुत बड़ा संभ्रम है, क्योंकि यह जो स्थली है यह रामलिंग नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दो मतावली है, एक तो बौद्ध मतावली है जो ये जो गुफाएं है ये बौद्ध होने का दावा करती है, और साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामस्थ है, स्थानिक है, यहाँ पर ये जो स्थली है मतलब रामलिंग ऑब्वियसली, मतलब यहाँ पर इन गुफाओं में लिंग है, तो यह जो गुफाएं है यह वैदिक संस्कृति से ताल्लुकात रखती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन ये जो गुफाएं है, जैसे मैंने इस यहाँ की इन गुफाओं के कुछ फोटो देखे तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है ये जो गुफाएं, इन गुफाओं में जो साउथ की स्थापत्य शैली है, मतलब दक्षिणात्य स्थापत्य शैली जो है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो गुफाएं जहाँ पर स्थित है, मतलब राजापुर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है। राजापुर यहाँ पर कुछ बौद्ध गुफाएं हैं और एकाश्म बौद्ध स्तूप सेजौली नाम के गांव में है, और वहीं से 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर यह जो पलसांबे नाम की गुफाएं है यह स्थित है। और इनमें भी मतलब कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह जो गुफाएं है यह बौद्ध गुफाएं है करके, और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस मतलब यहाँ पर उस नोटिफिकेशन में भी इनको बौद्ध गुफाएं होने का दावा किया गया। तो देखेंगे हम यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये गुफाएं किससे ताल्लुकात रखती है, क्या ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं या फिर ये गुफाएं जो है यह वैदिक संस्कृति से ताल्लुकात रखती है। तो यहाँ पर आने के लिए आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो, अथवा कोल्हापुर से शासन प्रशासन की बसेस का इस्तेमाल कर आप आ सकते हो। साथ ही साथ आप कोकण में से वैभववाड़ी हो या फिर राजापुर हो, यहाँ से आप इस स्थली तक आ सकते हो और इन गुफाओं को आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही लाजवाब है और प्रकृति के गोद में है। तो चलेंगे हम आज का जो वीडियो है यह वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यहाँ पर यह जो वीडियो है यह पूरे देशवासी देख पाए और ये जो रहस्य है वो जान पाए। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में जिस सभ्यता ने जन्म लिया था, बाद में उसमें कई प्रकार के पंथ निर्माण हुए। उस दौर में देश के विभिन्न भागों में भौगोलिक, जलवायु, जातीय, नस्लीय, ऐतिहासिक और भाषाई विविधताओं का परिणाम स्थापत्य शैली पर हुआ था। आमतौर पर चैत्य एवं मंदिर स्थापत्य में उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली और मिश्रित शैली का इस्तेमाल किया गया है। बिहार यहाँ की 12 बार गुफाएं और महाबोधि बुद्ध विहार के निर्माण कार्य के बाद में देश में जैसे विहारों, चैत्य,
स्तूपों और गुफाएं निर्माण करने की परंपरा का आरंभ हुआ हो, जिसका श्रेय प्रियदर्शी, सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क इनको जाता है। बौद्ध धर्म के धीमी गति के चलते 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौर में बौद्ध स्मारकों को देख अन्य पंथ के स्मारक अस्तित्व में आने लगे। अन्य पंथों के स्थापत्यों पर बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव आमतौर पर देखा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, जहां पहले सातवाहनों वाकाटकों का राज्य हुआ करता था, वहां चालुक्यों ने अपना राज्य शुरू किया। इसी दौर में चालुक्यों द्वारा कई सारे मंदिरों और गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें शैव, बौद्ध और जैन स्मारक शामिल हैं। कर्नाटक राज्य के बदामी यहाँ पर निर्माण किए गए भूतनाथ मंदिर और पट्टदक्कल जैसे मंदिरों की छवियाँ आमतौर पर पलसाम्बे यहाँ की एकाश्म गुफाओं में दिखाई पड़ती है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा नाम का जो मंडल है, यहाँ पर के पलसाम्बे इस गांव में, जहाँ पर बहुत सारे प्राचीन गुफाएं हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ मंदिर भी है। तो यहाँ पर के ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, आज तक इतिहास में लोगों में, मतलब इतिहास के बारे में लोगों में बहुत सा संभ्रम जो है वो फैलाया गया है। यहाँ पर की जो गुफाएं एक्चुअली धर्म के नाम पर यहाँ के लोग जो है लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे और ये गुफाएं किससे ताल्लुकात रखती है और इन गुफाओं का निर्माण कार्य क्यों किया गया और कब किया गया, इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर गांव में से यहाँ तक आने के लिए जो पूरा अच्छा पक्का रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर इन गुफाओं के पास जाने के लिए देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है इस प्रकार से। तो आइए देखिए, अभी हम आए हुए हैं पलसाम्बे की इन गुफाओं के पास, जो कि मोनोलिथिक गुफाएं हैं और साथ ही साथ इन्हें एकाश्म भी कहा जाता है। ये गुफाएं देखिए, हमने इस प्रकार की गुफाएं, इससे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य की जो धमनार नाम की गुफाएं हैं और साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान राज्य की जो कोलवी गुफाएं, इनके बाहर इसी प्रकार से मोनोलिथिक जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कार्य किया गया। अमूमन आप ये जो गुफा देख पा रहे हो, इस प्रकार की जो गुफाएं हैं, यह एक चैत्य होते हैं, और इसका ऊपरी हिस्सा देखोगे तो ऊपरी हिस्से में जो कार्विंग की गई है, ऐसे फ्लैट जो कर्व है, कर्व दिखाई दे रहा है ऊपरी हिस्से में, और नीचे देखिए एक आपको यहाँ पर एक पट्टी दिखाई दे रही है डेप्थ में। तो ये जो स्थापत्य है, यहाँ पर देखिए साउथ के जो टेम्पल होते हैं, साउथ के टेम्पल में जिस प्रकार से शैली होती है, दक्षिणात्य शैली, ठीक उसी प्रकार की शैली इसके अंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो पहली गुफा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र को रामलिंग करके यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, या फिर रामलिंग तीर्थ स्थल करके प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर ये जो गुफाएं है, गुफाएं अमूमन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दक्षिणात्य स्थापत्य शैली है उससे ताल्लुकात रखती है, और साथ ही साथ जो बौद्ध गुफाओं में हमें फिनिशिंग दिखाई देती है, जो टच दिखाई देता है, मतलब जिस प्रकार से बौद्ध गुफाओं के जो मोनोलिथिक स्तूपा है, मतलब इस प्रकार के स्तूप चैत्यों का निर्माण जो है, मैं आपको इस वीडियो के जरिए स्लाइड के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश इस राज्य की धमनार यहाँ की जो गुफाएं है, इसके अंदर हमें अमूमन इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो शैली है वो दिखाई देगी। वहाँ पर देखिए हमें शैव पंथ का भी एक टेम्पल दिखाई देगा धमनार में, और साथ ही साथ कोलवी में इस प्रकार के जो चैत्य है, चैत्य हमें दिखाई देंगे। वहाँ पर अमूमन वहाँ की जो गुफा है उनमें जो हिंगलज माता है, हिंगलज माता की स्थापना करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहाँ पर पूरी जो जानकारी है आर्कियोलॉजी द्वारा दी गई है, लेकिन इस तरह की अमूमन जो जानकारी है वह नहीं दी गई। देखिए, हम देख पाते हैं जिस प्रकार से दक्षिणास्त जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में उनके जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ऊपरी बेस देखिए ठीक उसी प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अमूमन जो बौद्धों में जो चैत्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार के
चैत्य जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चैत्य है, ये देखिए यहाँ पर चैत्य है और इस चैत्य में एक मूर्ति दिखाई दे रही है, शायद से देखिए एक ध्यान मूर्ति है और इस ध्यान मूर्ति से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए चैत्य है और चैत्य के अंदर आपको यहाँ पर एक छोटा सा शिल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी चैत्य है। देखिए उस समय पर मतलब भगवान बुद्ध के समय पर यहाँ पर सिंबॉलिक जो है सिंबल के तौर पर दिखाया जाता था भगवान बुद्ध को। और यहाँ पर ये जो पूरा आप टेम्पल देख पा रहे हो छोटा सा कार्व किया गया, इसके अंदर हमें एक लिंग दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये शिवलिंग नहीं है, ये लिंग है और लिंग की पूजा करने की परंपरा जो है हमारे भारतीय संस्कृति में है। मतलब यहाँ पर एक धर्म विशेष लिंग की पूजा नहीं की जाती थी, या फिर यह जो है यह नेचर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना और उसके प्रति अपना भाव प्रकट करना। इस कारण यहाँ पर मतलब हम देख पा रहे ये जो गुफा है, इस गुफा में अमूमन हमें इस प्रकार का एक लिंग दिखाई दे रहा है। इस पूरे टेम्पल शैली के है, इसके अंदर हमें ये दिखाई देता है क्योंकि ये गुफाएं आज भी अनआइडेंटिफाइड है। इसका पिछला रेक्टेंगुलर देखिए इस प्रकार से आया हुआ है, जिस प्रकार से चैत्य होते हैं गजपृष्ठ आकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार का जो आकार है ऊपर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर देखें एक छोटी सी जो गुफा है, यहाँ पर नेचुरल गुफा बन चुकी है और इसके अंदर पूरे इर्द गिर्द इसी प्रकार के जो टेम्पल शैली है या फिर जिसे चैत्य शैली कहते हैं, ठीक उसी प्रकार के हमें ये जो शैली है यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर एक नोट डाउन करना चाहूँगा, यहाँ पर तो लिंग जैसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन इसी आकार के स्तूप जो है प्राचीन काल में निर्माण किए जाते थे। आप बिहार राज्य में जाओ तो बिहार राज्य में देखिए आप 8वीं सदी से लेकर लगभग 12वीं-13वीं सदी तक इस प्रकार के छोटे छोटे जो स्तूप है उनका निर्माण कार्य किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए उस समय के बाद में मतलब 11वीं-12वीं सदी में मतलब जो स्तूप है स्तूपों का प्रमाण कम हुआ और इस प्रकार के जो लिंग है लिंगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी मतलब 11वीं शताब्दी के बाद में। तो यहाँ पर इसमें लिंग हमें दिखाई देता है इस पूरे स्थापत्य में। और ऊपर देखिए यहाँ पर इस डिज़ाइन में ठीक उसी प्रकार के चैत्य जिस प्रकार के होते हैं ठीक उसी प्रकार का आकार। और ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हो ये पैटर्न, ये ऊपर वाला पैटर्न जो है यह इस साइड भी चैत्य का आकार होता है, इस साइड में भी चैत्य का आकार होता है, इधर भी चैत्य का आकार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कर्व दिखाई दे रहा है। ये दक्षिण के जो स्थापत्य शैली है उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब स्पर्श करता है, बहुत ज़्यादा उसको इंडिकेट करता है। और यहाँ पर ये पूरे टेम्पल ये दिखाई दे रहा है हमें, सभी पूरा का पूरा ये जो पूरा क्षेत्र है एक्चुअली नैसर्गिक आपत्ति के कारण ढह गया होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूरे यहाँ पर ये स्थापत्य दिखाई दे रहे हैं ये लगभग मतलब 12वीं से 13वीं शताब्दी में शायद से कह रहा हूँ मैं 12वीं से 13वीं शताब्दी में, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में इस प्रकार की जो कार्विंग है पूरे मतलब यहाँ पर जितने बड़े ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं इनमें एकाश में यानी मोनोलिथिक जो है वह निर्माण करने का जो है प्रयास किया गया। चलिए बाहर के हिस्से में देखते हैं, आइए यहाँ पर से देखिए यहाँ पर ये भी स्थापत्य शैली बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो गुफा है इस गुफा की जो हाइट है लगभग 6.5 फीट इतनी है। और इस गुफा में भी देखिए जिस प्रकार से हमने दक्षिणात्य स्थापत्य शैली देखी है ठीक उसी प्रकार से दक्षिणात्य स्थापत्य शैली दिखाई दे रही है। ऊपर के हिस्से में देखिए जो कलश होते हैं कलश हमें रखे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो जिस प्रकार से चैत्य गवाक्ष होते हैं या फिर जिस प्रकार से मतलब यहाँ पर पिपलाकृति कमान होती है, लेकिन यहाँ पर चैत्य गवाक्ष है और इसी प्रकार के हमें अन्य जगहों पर भी दिखाई देते हैं। एक्चुअली इस प्रकार का जो अब देख पा रहे हो ये जो गवाक्ष है मैंने यहाँ पर धमनार में जो धमनार की गुफा है यहाँ पर का जो धर्मराजेश्वर नाम का जो मंदिर है यहाँ पर मैंने देखा था और वह भी मोनोलिथिक मंदिर है और ठीक उसी प्रकार से यह भी मोनोलिथिक है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमें इन पूरे मतलब ये जो टेम्पल शैली आप देख पा रहे हो इसके अंदर पूरे जो है
चौकोनी आकार के पिलर है। और चौकोनी आकार के पिलर हमने बेसिकली सारी जो गुफा है, मतलब जिनका निर्माण कार्य जो है ईस्वी पहली सदी से लेकर ईस्वी 8वीं सदी तक हुआ है, ऐसी हर एक गुफा में देखे हैं। लेकिन इसके बाद अभी ये आप देख पा रहे हो, इसकी जो डेटिंग है ये डेटिंग जो है बाद की लगती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है पहले से होता आ रहा है। और उसका इम्प्लीमेंट जो है, डेवलपमेंट जो है ये 81 जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में किया गया है। देखिए इस प्रकार का यहाँ पर रास्ता है ऊपर के हिस्से में जाने के लिए। आइए ये देखिए, यहाँ पर ये पूरे पत्थर हैं बिखरे हुए, और इनमें से रास्ता निकालते निकालते ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जो स्थापत्य बनाया गया है हम उसके पास आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्थापत्य है, ये भी ज़ोरदार है, बढ़िया है। ये देखिए शानदार इसकी कलाकृति है, बहुत ही शानदार बनाया गया है इसे। देखिए प्राचीन काल में हम देख पाते, मतलब यहाँ पर वैदिक और जो बौद्ध साहित्य है, इन दोनों साहित्य में यहाँ पर बौद्ध साहित्य में अमूमन हम देख पाते चैत्यों की पूजा करना या फिर चैत्यों का निर्माण कार्य करना, यह बहुत बड़ा कुशल कर्म होता है, बहुत ही पवित्र कर्म होता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो वैदिक साहित्य है उसमें भी हमें लिंगों का वर्णन मिलता है, लिंगों का निर्माण कार्य किया जाता था। अभी हम आए हुए देखिए अंदर आइए, यहाँ पर इसके चारों दिशा में यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा जो मंदिर है इसके अंदर देखिए इस प्रकार से कार्विंग हमें दिखाई देती है। देखिए बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही नायाब है। 4 इसके इस प्रकार के दरवाजे हमें दिखाई देते हैं। और इसके यहाँ पर दूसरा ठीक मतलब हमने जो चैत्य स्तूप देखे हैं, चैत्य स्तूपों का किस प्रकार से ऊपरी हिस्सा जो है मतलब हाफ कर्व होता है, और साइड में यहाँ पर जो आप बाउंड्री देख पा रहे हो, यहाँ पर उस्मानाबाद नाम का जो ज़िला है, उस्मानाबाद यहाँ पर त्रिविक्रम नाम का जो यहाँ पर चैत्य है वैसे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आइए यहाँ पर इसका यह प्रवेश द्वार देखिए, और इसके यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से जो चैत्यों की जिस प्रकार से कमान होती है, ठीक उसी प्रकार की जो कमान है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए इसका जो अंदरूनी पैनल है, यहाँ पर हमें इसका जो शेप है, मतलब यहाँ पर कैप्सूल शेप जो है आधा हमें दिखाई देता है। और अंदर के हिस्से में यहाँ पर देखिए यह एक प्रार्थना स्थल है जी। यहाँ पर देखिए अमूमन प्रार्थना जो है उस समय पर की जाती थी, मतलब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु हो तो वह भगवान बुद्ध के जो सूक्त है उनका पठन किया करते थे। या फिर यहाँ पर अभी हम देख पाते हैं बाद के समय में जो वैदिक परंपरा अनुसार यहाँ पर जो शैवपंथी हो या फिर वैष्णवपंथी हो, ये जो लोग हैं यहाँ पर भगवान शिव और विष्णु की जो है वह अमूमन जो है आराधना किया करते थे। हम साउथ में देखेंगे तो अमूमन यहाँ पर मतलब आंध्र प्रदेश राज्य हो या फिर तेलंगाना राज्य हो, इस हिस्से में ज़्यादातर जो शैव भगवान शिव की पूजा की जाती है। और अमूमन हम आगे जाएंगे तो मतलब तमिलनाडु यहाँ पर, तो वहाँ पर भगवान जो मतलब विष्णु है उनकी पूजा अमूमन लोग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जब बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था, मतलब ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी लगभग 12वीं 13वीं सदी तक ये जो स्मारक है या निर्माण होते रहे। लेकिन यहाँ पर जब बौद्ध धर्म का जो पतन है वो पूरी तरीके से 5वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक बहुत ही तेज़ी से हुआ, और उसके बाद में भी मतलब 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक वह जीवित था। और कुछ मतलब कई जगहों पर, मतलब जैसे बिहार का पाला वंश हुआ, पाला वंश के माध्यम से वहाँ पर बड़े पैमाने में बुद्धिज़्म को राजाश्रय दिया गया। लेकिन इस साइड वाले इलाके में यहाँ पर जो राजाश्रय वो थोड़ा बहुत कम हुआ। और जो शुरुआती जो स्थापत्य शैली हम देख पाते हैं, बिहार का महाबोधि जो टेम्पल है, हम उस स्थापत्य को देखते हैं तो उस स्थापत्य के बाद में ही यहाँ पर जो टेम्पल शैली है उसमें सुधार किया गया और उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। और यहाँ पर
इस पूरे क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर ऐनरी नाम की गुफा है, कुछ ही दूरी पर वैभववाड़ी नाम का तालुका है, वो जो कि कोकण में आता है, और उसके आगे यह स्थली है। और इसके आगे हम जाएंगे तो कोल्हापुर है, जो कि प्राचीन काल में ब्रह्मपुरी नाम की स्थली है, यहाँ पर से एक बौद्ध स्तूप पाया गया था। और उसके आगे पोहाड़े नाम की जगह है, पोहाड़े यहाँ पर भी बड़ा बौद्ध स्तूप है। और उसके आगे यहाँ पर मसाई पठार नाम की जगह है, वहाँ पर भी गुफा है। और आगे जाएंगे तो आगे हमें पूरा जो कराड़ में कराड़क करकड़क इस प्रकार से कराड़ की जो पहचान है आधुनिक वह की जाती है। और वह बहुत बड़ा प्राचीन केंद्र हुआ करता था, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का केंद्र भी हुआ करता था। और यह जो पूरा स्थल है, मतलब ऐसे जो स्थल है या फिर ऐसे इस प्रकार के जो कार्य है, एक तो प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किए जाते थे, मतलब ये एक छोटा एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है जो आगे जाके कोल्हापुर को मिलता है। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे घाट तो सीधे मतलब जो कोल्हापुर जो प्राचीन काल का शहर हुआ करता था वहाँ पर अभी ये जो पूरा स्थल है, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है आज का जो कोल्हापुर जिला है उसके अंडर में आता है। और यहाँ से हम कोकण में प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो स्थापत्य है, मतलब यहाँ पर जब नैसर्गिक आपदा हुई थी, और मैंने जैसे आपको नीचे बताया नैसर्गिक आपदा के कारण यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ढह गया है, और जो स्मारक है यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब जब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में भूकंप आया होगा, और भूकंप के बाद में यह जो पूरे स्थापत्य शैली है एक साथ हुआ करती थी, और यह पत्थर टूटने के कारण और बहुत बड़ा नुकसान होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार से बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं। और यहीं पर से एक जो है वाटरफॉल जो है बहता हुआ हमें दिखाई देता है। चलिए आइए चलेंगे। यहाँ के स्थापत्य को देख यह साफ होता है कि यह स्थापत्य बौद्ध नहीं बल्कि एक वैदिक स्थापत्य है। हालांकि इन गुफाओं में किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं है, लेकिन इनका निर्माण कार्य 11वीं से 12वीं सदी में किया गया होगा। आज हमें धर्म के नाम पर लड़ने से बेहतर इन स्मारकों के उत्थान हेतु एक होकर आगे आना होगा। अगर यह स्मारक जीवित रहेंगे तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, क्योंकि इन्हीं स्मारकों ने इस देश को ज्ञान और विज्ञान का अनोखा तोहफा दिया है।